kind words for me. Respected Madam Sunita Malhotra, the Dean Academic Affairs of this university, a lady who has served this university in various capacities and has always been very dear to the students. All Dr. Ashish Daya, I was really upset when something wrong happened with you, and we tried our level best and we prayed to the God that you recover very speedily, and it is very nice to see you here back. And I really wish to the God that God gives you long life so that people like you, teachers like you, who are the role models to the society, can do a wonderful job for the society. And all the seniors sitting in this room and all the volunteers who have been working for the last few days, I have been reading, they have been working for quite some time now. और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर राधेश्याम कह रहे थे दो महान विभूतियाँ आपके बीच उपस्थित हैं। मैडम सुनीता मल्होत्रा तो महान विभूति जरूर है, परंतु मैं तुम्हारी तरह एक वॉलंटियर हूँ। जब भी कभी ब्लड डोनेशन कैंप मेरे यहाँ लगता है, सबसे पहले लेटने वालों में मैं होता हूँ। मुझे नहीं पता था डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने मुझे टॉक के लिए बुलाया, परंतु जब पता लगा तो मैंने फटाफट अपनी स्लाइड्स कलेक्ट करने की कोशिश की। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो 23 मिलीमीटर की आंख है, जिसे डॉक्टर राधेश्याम जैसे फिलोसफर्स ने तेरी झील सी गहरी आंखें, कोई राज है इसमें गया, उन कुछ राजों को, उसकी कुछ परतों को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि हम सबकी समझ में एज ए वॉलंटियर इतनी बातें आए कि यदि हमें कम से कम अपनी, किसी दूसरे की नहीं, तो कम से कम अपनी आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, और हमारी आंख की मुख्यतः रूप से बनावट क्या है, और ये आंख हमारे किस काम आती है, क्या करती है, ये थोड़ी सी बातें आई विल लव टू शेयर विद यू। आंख के बारे में कहा जाता है कि आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, आंख ऊंची हुई तो दुआ हो गई, नीची हुई तो हया हो गई, हया माने शर्म, आंख तिरछी हुई तो अदा हो गई, और आंख फेर ली तो गजा हो गई। गजा मीन्स मृत्यु। और पूरे इस जीवन में यदि आप देखेंगे तो केवल और केवल दृष्टि का भेद है। आप वॉलंटियर हैं, नेचुरल रूप से आपकी दृष्टि, बाकी जितने भी यहाँ 7000 बच्चे हैं, इसमें ऑडिटोरियम में तो 70 या 75 बच्चे होंगे, बट मेरी ये बात मान लेना कि जो 7000 बच्चे हैं, उनमें से जो छठे हुए बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया, इन बच्चों की अंतर्दृष्टि जाग चुकी है, इनको बाहर की दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। You see, यदि कोई ये सोचे कि आंखें देखती हैं, तो शायद ये हमारे दिल का वहम हो सकता है। यदि आंख देखती तो सूरदास जिनकी आंखें नहीं थी, उन्होंने प्रभु कृष्ण का, भगवान कृष्ण का बाल्यकाल का चित्रण इतना सुंदर किया, कोई कर नहीं सकता। और कहते हैं उनकी परीक्षा भी ली गई। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जब प्रतिदिन भगवान कृष्ण के आगे जाकर बैठते थे और रोज एक छंद लिखते थे, 4 लाइनें रोज लिखते थे, तो राजा सोचता कि ये अंधा आदमी कैसे भगवान कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करता। तो राजा ने एक दिन सोचा कि ये रोज तो लिखते हैं कि सिर पर मोर मुकुट, पीतांबरधारी, कानों में कुंडल, क्यों ना
उसका कोई श्रृंगार ही ना किया जाए। और फिर देखें कि सूरदास क्या लिखा। सूरदास भगवान का कोई श्रृंगार नहीं है। सूरदास आए, प्रभु के सामने बैठे, प्रभु का स्मरण किया, और जो सूरदास ने उस दिन लिखा वो सभी को अचंभित कर सकता। सूरदास जी ने उस दिन लिखा, सखी देखियो आज अचंबा, सखी देखियो आज अचंबा, हरि देखियो नंगम नंग। ये सूरदास के उस दिन के उद्गार थे, यानी which forces us to think that it is not the eyes which are seeing, there is something more to it, and that something more to it is the soul, हमारी आत्मा। और जो लोग सेवा के कार्यों में लगते हैं उनकी आत्मा निश्चित रूप से जागृत रहती है। वही लोग आत्मावान हैं जो सेवा के कार्यों में लगते हैं। और आत्मावान और एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या फर्क है? जैसे मैंने कहा, दृष्टि का भेद है। यदि मैं इसे आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो एक दिन मैं ऐसे ही खड़े होकर पेशेंट्स देखता हूं, क्योंकि बैठ के देखने का समय नहीं, खड़े खड़े देखता हूं। तो ऐसी इतनी सी जगह मेरे डायस पर अक्सर 300 मरीज 3 घंटे में देखने होते हैं। तो एक दिन एक मरीज आया, अक्सर मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, किसी के पास एक चश्मा, किसी के पास 2 चश्मे होते हैं। एक दिन एक मरीज आया, उसके पास 3 चश्मे थे और उसने तीनों लाकर मेरे डायस पर पड़े। मैं हैरान हूं। मैंने उसे थोड़ा डांटा भी। फिर मैंने उससे पूछा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश मैंने पूछा कि भाई ये 3 चश्मे तो किस लिए लिए हुए? उसने कहा, डॉक्टर साहब ये पहला। मैंने कहा हाँ। कहता दूर देखने के लिए। मैंने कहा समझ में आता है। मैंने कहा ये दूसरा? कहता ये नजदीक देखने के लिए। मैंने कहा समझ में आता है। फिर मैंने कहा भाई ये तीसरा किस लिए है? उसने कहा इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख, तूने 3 चश्मे तो अपनी मर्जी से रखे, तू मेरे कहने पर एक चश्मा और रख। उसने कहा डॉक्टर साहब आप तो 3 से परेशान थे, मेरे को गाली देने को तैयार थे, गाली दी तो नहीं पर गाली देने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी, परंतु अब ये चौथा किस लिए रखो? मैंने कहा देख, तूने इस दुनिया को बाहर से देखने के लिए 3 चश्मे रखे, कभी तूने अपने अंदर भी झांका? अपने अंदर झांकने के लिए ये तो चौथा चश्मा रख। और यही भेद है एक वॉलंटियर में और एक नॉर्मल बच्चे में, कि वॉलंटियर की अंतर्दृष्टि जाग चुकी है, वो अपने अंदर झांकने की कला को जानता है, और जो बाकी लोग हैं वो केवल पैकेज की दुनिया में जीते हैं, केवल फिजिकल वर्ल्ड में जीते हैं, उनकी आत्मा कभी जागृत ही नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी यहाँ वॉलंटियर्स बैठे हैं वो सब आत्मावान व्यक्ति हैं, और जब आत्मावान व्यक्ति मिलते हैं तो बात करने का आनंद भी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे केवल 100 आत्मावान व्यक्ति चाहिए इस देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए। और हमारे पास तो डॉक्टर साहब आपके पास 100 से ज्यादा है। निश्चित रूप से इस देश की दशा और दिशा, ये यूथ आगे चलकर बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं थोड़ी सी साइंटिफिक बातें आप लोगों से करूंगा। हम आइडिया की चर्चा क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि इस दुनिया में 4 करोड़ के करीब लोग अंधे हैं, जो आंखों के रोगों से पीड़ित हैं, और जो बाकी 96 करोड़ हैं वो भी अंधे। उनकी आंखें तो ठीक हैं परंतु वो आत्मा के अंधे। तो आप लोगों को 2 काम करने हैं। एक तो लोगों की आंखों की, जो आंखों की वजह से अंधे हैं, उनको ठीक करना है, और जिनकी आंखें तो ठीक हैं फिर भी अंधे हैं, उनकी संख्या भी बहुत है, उन लोगों को भी ठीक करना है। ऐसा एज ए रेड क्रॉस वॉलंटियर हमारा कार्य रहता है। और जो ये 4 करोड़ अंधे हैं, इनमें से लगभग 1.5 करोड़ एशिया और भारत में है। अंधेपन की
सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अंधे हैं, और अच्छी भी है, बड़ी बात भी है, अच्छी बात भी है कि उसमें से 80% लोग ऐसे रोगों से पीड़ित हैं जिनका हम इलाज कर सकते हैं, जिनको हम पुनः दृष्टि दे सकते हैं। इसलिए समस्या तो है, परंतु इतनी भयानक नहीं है कि हम उसका इलाज नहीं कर सकते। इनमें से 80% कॉज जो है मोतियाबिंद, सफेद मोतियाबिंद, जो हर व्यक्ति को उम्र के हिसाब से आना है। 60 वर्ष के बाद लगभग सभी को आना होता है। और ये 80% जो कारण है अंधेपन का, वो क्योरेबल है। दैट इज द कॉज ऑफ क्योरेबल ब्लाइंडनेस। नॉन क्योरेबल में आज जितनी भी टेक्निक सुधरी है, उसमें से केवल 2 या 3% ऐसे केसेस हैं जिनका हम इलाज नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रक्चर है आईबॉल का, जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आंख 23 मिलीमीटर की है। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे? अगर नहीं दिखा तो आगे भी कुछ सीट्स खाली हैं, आप लोग आ सकते हैं। जो आंख का काला हिस्सा हमें दिखाई देता है बाहर सामने, इसे हम कॉर्निया कहते हैं, या हिंदी में कृष्णमंडल भी कहा जाता है। ये जो काला हिस्सा है, इसको हम सेंटम सेंटोरम, यानी किसी भी जगह का जो गर्भ स्थान होता है, जैसे कोई मंदिर होता है, उसका सबसे पूजनीय स्थल जो होता है, उसको सेंटम सेंटोरम कहते हैं। इसी तरह से हमारी आंख का जो कॉर्निया है, इट इज कॉल्ड सेंटम सेंटोरम, क्योंकि आंख की 2/3 पावर ये काला, एक्चुअली काला हम कहते हैं इसे, होता नहीं है काला, है ये ट्रांसपेरेंट। ये रंग वो लेता है जो पीछे जो आइरिस एक और लेयर होती है, उसका रंग लेता है। सो जो कॉर्निया है, इसका बचाना सबसे जरूरी है। और सबसे ज्यादा डैमेज भी इस कॉर्निया को होता है, क्योंकि पूरे शरीर का एक ही ऐसा हिस्सा है जो ओपनली एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर, और वो ये हमारा कॉर्निया है। इसलिए इस कॉर्निया को देखना, और जो सफेद हिस्सा में आंख का आगे से नजर आता है, इसे स्क्लेरा कहते हैं। ये आउटर कोट बनाते हैं कॉर्निया और स्क्लेरा। उसके बाद आंख की न्यूट्रिशन के लिए अंदर का एक कोट होता है, जिसे हम वास्कुलर कोट कहते हैं, जो रक्त प्रदान करता है, जो न्यूट्रिशन प्रदान करता है आंख को। उसमें 3 हिस्से होते हैं, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर जो आपको सबको इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वो ये है, ये वाला स्ट्रक्चर। ये लेंस है, आंख के अंदर का लेंस। सो एक बाहर का कॉर्निया, एक अंदर का लेंस, और एक ये फिल्म अंदर होती है, न्यूरल कोड, जिसे हम रेटिना कहते हैं। यानी बाहर की चीजों को आप बल्ब समझ सकते हैं, रेटिना को एक तार समझ सकते हैं जो हमें रोशनी प्रदान करते हैं। और ब्रेन हमारा एक स्विच बॉक्स का काम करता है, जो मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये 2 हमारी आंखें हैं, इनके माध्यम से सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में हमारे पीछे एक विजुअल एरिया होता है जिससे हमें दिखाई देता है। यदि मैं आंख को एक सीसीटीवी कैमरा से कंपेयर करूं, तो जैसे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से कैमरा बाहर है, उसकी तारें खींच के टीवी अंदर आता हुआ हम देख सकते हैं, इसी तरीके से आंख से सिग्नल जाकर हमारे ब्रेन में इमेज बनाता है। ऐसा कुछ आंख के बारे में आप समझ सकते हैं। आपने पुराने फोटोग्राफर देखे, पुराना एक फोटो लेते थे, पुराना कैमरा, बड़ा कैमरा होता था, सिर पर काला कपड़ा डाल के फोटोग्राफर कई बार ऐसे ऐसे घूमता था और फिर फोटो लेता था। ऐसा ही कुछ कैमरे का काम हमारी आंख करती है, जिसमें लेंस का काम कॉर्निया और लेंस करते हैं, जिसमें अपर्चर का काम लाइट कितनी जाए, कितनी कम जाए, कितनी ज्यादा जाए, वो एक छेद होता है प्यूपिल, वो करता है। ये लेंस के आगे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें से लाइट कितनी जाए और कितनी, जैसे हम तेज रोशनी में जाएं तो हमारी आंख में लाइट कम जाएगी, इसलिए सुपड़ जाएगा। हम कम लाइट में जाएं तो ये फैल जाएगा और आंख की रोशनी ज्यादा जाएगी। हम आदमी ही एक ऐसे जानवर से विकसित हैं, हम तो वैसे, परंतु हम एक ऐसे प्राणी हैं जो दूर भी देख सकते हैं और नजदीक भी देख सकते हैं। ये परमात्मा ने एक अद्भुत बात सिर्फ मानवों में दी है कि हम दूर और नजदीक दोनों की चीजें साइमल्टेनियसली देख सकते हैं।
इसका कारण क्या है? इट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन, कि आंख की पावर बढ़ाने की क्षमता, ये देखो आप लेंस, और ये इसका कर्वेचर यहाँ से बढ़ा और हम नजदीक की चीज को देख सकते हैं। ऐसा हर व्यक्ति में 40 साल की उम्र तक रहता है, और 40 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे ये शक्ति कमजोर होने लगती है। इसीलिए आपके जितने भी सीनियर प्रोफेसर हैं सब नजदीक का चश्मा लगाए मिलेंगे, क्योंकि सबको 40 साल के बाद आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 40 साल के बाद ये जो प्रोसेस है ये कमजोर होने लगता है। अब मैं थोड़ी सी प्रोटेक्शन, क्योंकि लड़कियां यहाँ काफी मात्रा में प्रेगनेंसी में, क्योंकि बच्चा आजकल केयर पे बच्चे के पैदा होने के बाद की नहीं है। आजकल जो केयर पर ध्यान दिया जाता है, जैसे ही बच्चा भ्रूण, जैसे ही इंसेप्शन होता है उसी समय से बच्चे की केयर शुरुआत होती है। और अब साइंस भी मानने लगी। पहले नहीं लोग मानते थे कि अभिमन्यु ने अपने पिता से सारी व्यूह रचना गर्भ में सीखी, उसने जाने की तो सीख ली, परंतु जब बाहर निकलने की बारी थी तो सुभद्रा की आंख लगी, इसलिए वो सीख नहीं पाया। तो ऐसी जो बातें पहले हम पुराणों में पढ़ते थे वो 100% सत्य बातें हैं। आज साइंस भी इस बात को मानने लगी। सिग्नल्स दे देकर हमने भ्रूण में कोशिश की कि बच्चे को कैसे संस्कारवान बना सकते हैं, कुछ स्टिमुलस बच्चे में डालने की कोशिश की गई है, ये साइंस अब कर रही है। इसलिए प्रेगनेंसी में बच्चे की केयर शुरू हो जानी चाहिए। एक तो माँ को अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, एक ऐसे कमरे में, ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ अच्छे पोस्टर्स लगे हों, हेल्दी बच्चों के पोस्टर्स लगे हों, कोई अंधे बच्चों के पोस्टर्स ना लगे हों। ऐसा भी रिसर्च ने बताया कि एक माँ को उन्होंने रखा जिसमें अंधे ही अंधे लोग थे, काले कमरे में रखा, डार्क रूम में रखा, और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो अंधा ही पैदा हुआ। So you have to take care of the child while the child is in the womb itself. Therefore, the mothers have to be very cautious during the pregnancy. जब गर्भ अवस्था हो तो माओं को खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। मेडिटेशन जरूर करें, शराब सिगरेट से दूर रहें, और कोई भी दवाई यदि लेनी पड़े तो अपने डॉक्टर से पूछ कर लें, अन्यथा नुकसान होने का बच्चे को डर रहता है। हमने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी पैदा होते ही आंखें नहीं होती, या पैदा होते ही आंख होती है तो बहुत छोटी या बनावट पूरी नहीं होती, या कोई भी उसका अंग अंदर का डेवलप नहीं होता। ऐसी बच्चे के पैदा होते ही चीज़ें देखी जाती हैं, और जब आप पता करते हो, बैकडोर हिस्ट्री में जाते हो, तो पता लगता है कि प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ ऐसी केयर नहीं ली गई जिससे वो बच्चा अंधा पैदा हो। इसलिए प्रेगनेंसी में ही शुरुआत कर देनी चाहिए। और जब बच्चा पैदा हो, आजकल ट्रेंड है, देखो हिंदुस्तान में सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी 90% डिलीवरियां आउटसाइड द हॉस्पिटल्स होती हैं। इसलिए एज ए वॉलंटियर हमारा ये एक ड्यूटी बनती है कि हम कोई भी प्रेग्नेंट माँ हो उसको ये बताएं कि अपनी डिलीवरी अधिकृत संस्थान में ही कराएं, ताकि जब बच्चा पैदा हो, पैदा होते ही उसकी जो केयर करनी है वो हम केयर कर सकें। और जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे की आंख में कोई ना कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप जरूर डालना चाहिए, और बच्चे को पहले 5 साल तक विटामिन ए की आवश्यकता होती है। पहले 5 साल तक विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए पैदा होते ही देना चाहिए, और हर 6 महीने पे देते रहना चाहिए। विटामिन ए के ड्रॉप्स बच्चे को पिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, और ये वॉलंटियर्स टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप एक बहुत बड़ी बीमारी को रोक सकते हैं जो कि राचौंदी कहलाती है, रात को ना दिखना कहलाता है। आप देखो, हम किसी थिएटर में जाते हैं, एक बार हमें थोड़ी देर नहीं दिखाई देता, फिर थोड़ी देर के बाद दिखाई देने लगता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेटिना को काम करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, और विटामिन ए अपने प्रिकर्सर से जब पूरा ट्रांसमीटर बनता है उस समय का समय होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट पीरियड। इसलिए आप विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में लें और बच्चे को प्रचुर मात्रा में दें। विटामिन ए के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और अब जिस चीज की मैं चर्चा आप सब लोगों से करना चाहता हूँ, ये बहुत भयानक बीमारी का कारण है, और हर एक के लिए आवश्यकता है। जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का पालना कैसा हो। आज मार्केटिंग फोर्सेस ने बड़े अच्छे अच्छे पालने बनाए, परंतु क्या वो पालने
अब 12 बाई 12 का तो कमरा, छोटे छोटे कमरे हो गए। अब इतने बड़े कमरे कहाँ हैं? सब घरों में छोटे छोटे कमरे। छोटे कमरे में 12 फुट में से 6 फुट जगह तो बैठने लगी, है ना? बचा क्या? 3 फुट उधर और 3 फुट इधर। और कम से कम 2.5 फुट का या 2 फुट का यदि पालना है तो बच्चे के एक आंख की तरफ तो, मतलब बच्चा अगर लेटा है तो इमेजिन करो कि एक तरफ तो उसके बेड आ गए, बेड की वो आ गई लकड़ी, और एक तरफ दीवार। और जब तक बच्चा दूर तक देखे ना, बच्चे की दृष्टि डेवलप नहीं होती। इसलिए पालने का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम इंडोर होते जा रहे हैं, आउटडोर होना आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडोर रहने की वजह से पालने के दोनों तरफ जगह नहीं है, बच्चा बाहर देख ही नहीं सकता, तो बच्चे की दृष्टि डेवलप ही नहीं होती। एंड ए वेरी कॉमन डिजीज नाउ डेवलपिंग इन द चिल्ड्रन व्हिच इज कॉल्ड मिसयूज एंड डिसयूज ऑफ द आई एंड नॉन यूजेज ऑफ द आई। कि आंख का उपयोग ना होने की वजह से आंख काम करना बंद कर देती है। इसलिए पैदा होते ही बच्चा अपनी आंख का उपयोग करे। इसलिए ठीक पालने का होना बच्चे के लिए अत्यंत अनिवार्य है। और वो ठीक पालना कैसा हो? ठीक पालना जैसे पहला पालना चला ना, ओल्ड मॉडल का पालना, तो उसमें लकड़ियों से बनता था, फटियों से। जैसे ये स्लॉट्स है ना बने हुए खिड़की में, ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस पे बनता था। वो बच्चा उन लकड़ियों के बीच में से देख सकता था। और पालने को, बच्चा जिन दिन को पालना हो, ये ध्यान रखने के पालने में बच्चा घर में किसी और का भी हो तो बता सकते हो कि पालने को कमरे के बिल्कुल सेंटर में रखें। और जितना हो सके बच्चे का पालना बरामदे में ले जाने की कोशिश करें, ताकि बच्चा बाहर जितना रहे उतनी अच्छी दृष्टि डेवलप होगी। चील को आपने देखा कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, और उसकी दृष्टि देखो, जब कहीं नीचे चूहा दिख जाए, ऊपर से देख लेती है, कितने 1000 मीटर से ऊपर से नीचे आती है एकदम, और चूहा पकड़े के उठा के ले जाती है। ये गिद्ध दृष्टि कैसे डेवलप हो? ये गिद्ध दृष्टि बाहर रहने से, ऊंचा रहने से, ऊपर रहने से आदमी की डेवलप हो। इसलिए तुम भी जितनी कोशिश हो सके बाहर रहने की कोशिश करो। अपने बच्चों को, अपने निकट संबंधियों को आउटडोर में रखने की कोशिश करो। मैं भी जब तक मजबूरी होती है अपने अंदर कमरे में बैठता हूँ, और जब मजबूरी नहीं होती तो बाहर आके लॉन में बैठ जाता हूँ। जब मरीज देखने हैं तब तो मेरी मजबूरी है अंदर रहना, क्योंकि आई रिक्वायर अ डार्क रूम काइंड ऑफ a situation to examine the patients. But when it is not necessary, I come out of my room and sit in the lawn and enjoy the sun. So आप लोग भी जब आप क्लासों में नहीं हैं तो अपने पार्क में बैठ सकते हैं, पार्क में सुबह उठकर सैर कर सकते हैं, नंगे पांव गीली घास पर चल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी मदद करती हैं। और जब मैं ग्रैडल की पालने की बात कर रहा था तो बच्चे को बिल्कुल अंधेरे कमरे में मत रखें। बच्चे को जब भी किसी के घर में छोटा बच्चा हो, 0 बल्ब हमेशा ऑन छोड़ दें, ताकि बच्चा ठीक से उसकी आँख डेवलप हो। 9 महीने तक हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। इसलिए बच्चे को हम प्रमोट करें कि वो क्यूब से, बॉल से, चीज़ों से खेले, और उसकी कितनी भी गेम्स हम डेवलप करें हमें करानी चाहिए। 14 महीने से 2 साल तक डेप्थ परसेप्शन। उसी भगवान ने हमें 2 आंखें क्यों दी? एक भी दे सकता है। कभी आपने सोचा 2 क्यों दी? 2 हमें इसलिए दी, देखना तो है ही, बट दोनों आंखों से मिलकर जो इमेज बनता है वो हमें डेप्थ को परसीव कराता है। स्टीरियोप्सिस इसे बोलते हैं अपनी साइंस की लैंग्वेज में। तो डेप्थ की जो परसेप्शन है वो 2 आंखों से आती है। इसलिए इन दोनों आंखों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और ये जो डेप्थ परसेप्शन है ये 2 साल तक डेवलप होती है। और जैसे ही बच्चे चलना लगे, उसको चलना, उसको दौड़ाना, उसको कुदाना, ये सब चीज़ें हमें बच्चे से करानी चाहिए, ताकि बच्चे की दृष्टि, स्टीरियोप्सिस उसका अच्छे से डेवलप हो। 2 से 3 साल मैंने जैसा कहा, मिनिमम इंडोर, मैक्सिमम आउटडोर। आज प्री स्कूल बच्चे का कंसेप्ट है, प्री स्कूल क्लासेस, प्री नर्सरी भी हमने कर दी। 2.5 साल का बच्चा हुआ, माँ बाप अपनी जिम्मेवारी पूरी, बच्चे को मैडम के पास छोड़ा, मैडम के पास से क्रच में छोड़ा, क्रच के पास से शाम को जाके ले आए। अब जो बच्चा आया से पलेगा, दादा दादी की गोदी, नाना नानी की गोदी में नहीं पलेगा, वो बच्चा
हमारे समाज में आ रही हैं कि हमारा परिवार टूट रहा है, हमारा समाज टूट रहा है, उन चीज़ों को हमें पुनः ध्यान देना है। और बच्चे को जो हमारा एज ओल्ड सिस्टम था, सेंडिंग द चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 years, क्योंकि सारे बॉडी के ऑर्गन्स 5 साल तक डेवलप करते हैं, तो दैट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया। वो लोग हमारे भी मूर्ख नहीं थे, जितने भी संत महर्षि थे, सब साइंटिस्ट थे, और उन साइंटिस्ट ने जो बात कही उस बात को हमें मानना चाहिए और अपनी पुरानी परंपरा पर जाते हुए बच्चे को 5 साल की उम्र में स्कूल में भेजना चाहिए। अब बच्चा तो 10 किलो का है, वजन बचते का 30 किलो का, कमर भी झुक जाती है और कॉलेज आते आते पूरा ही झुक जाता है बेचारा। फिर हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, वॉलंटियर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते हैं। इट इज द रॉन्ग एज। जो असली एज है वो पहले 5 साल, पहले 5 साल में 70% हमारा दिमाग डेवलप होता है, और 70% जो चीज हमारी पहले 5 साल में डेवलप होती है उसी पर हमारा ध्यान नहीं। इसलिए हम अपना ध्यान दें। बच्चे को 10 साल तक टीवी कंप्यूटर, मैंने 3 से 5 लिखा है, पर बच्चे को 12 साल तक कोई कंप्यूटर की, क्योंकि आंख का जो डेवलपमेंट है वो 12 साल तक होता है। 12 साल तक बच्चे को कोई टीवी, कोई कंप्यूटर, कोई वीडियो गेम, कोई प्ले स्टेशन, किसी चीज पे नहीं डालना चाहिए। और अब तो बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले मोबाइल पकड़ता है, और पता नहीं अब साल के बच्चे को देख लो चाहे 2 साल के बच्चे को, उसे मोबाइल के सारे फंक्शन पता है, और किसी चीज का पता हो चाहे ना पता हो, पता नहीं कहाँ से परमात्मा सिखा के भेजता है, बट इट इज वेरी डेंजरस। और आप आंखों की एग्जामिनेशन कब कराएं? जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चा 6 महीने का हो, जब बच्चा स्कूल जाने वाला हो, और 5 साल की उम्र में, और उसके बाद हर 7 साल में आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। और जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं या जिनकी बच्चे टेढ़ा देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, स्क्विंटिंग आइज ताका जिन्हें बोलते हैं, ऐसे बच्चे या जिन बच्चों के पेरेंट्स को डायबिटीज हो या आंखों की प्रॉब्लम हो, या जिस किसी बच्चे को चोट लगे, आंख की चोट हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी छोटी सी इंजरी को भी आप इग्नोर मत करें, इमीडिएटली कंसल्ट दी आई डॉक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग एंड राइटिंग आई प्रिज्यूम शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलवेज रीड while sitting on a chair and a table. Keep the book on the table, sit on the chair, and in the erect position you should try to read. And the light should be diffused as it is in your room. It should come from the top, and it should be a diffused light coming onto your book. यदि आपकी किताब पर डायरेक्ट डिफ्यूज लाइट आएगी तो ही अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट लाइट डालने की कोशिश करोगे तो उससे रिफ्लेक्शन आएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए और पढ़ते हुए अपनी आंखों को हिलाते रहें जरूर, आंख का हिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं चलते हुए व्हीकल्स में पढ़ना नहीं चाहिए, परंतु हमारे जैसे लोगों की मजबूरी है, सारी पढ़ाई लिखाई कारों में होती है क्योंकि ट्रैवलिंग इज सो मच। So, but you must devise ways of reading in your vehicles. But normally, as a student, you should avoid reading in the vehicles. Cinema or TV. You see, it is very important कि हम TV को कैसे देखते हैं। हमारे घरों में स्पेस कम हो रहा है तो हम TV को दीवार पे टांगने लगे। दीवार पे टांगते टांगते उसे ऊंचा भी कर देते हैं ताकि नीचे भी सामान आ जाए। Necessity is the mother of invention. इसी अब वो ऊंचा करते जाते हैं, होता क्या है कि टीवी वहाँ, अब हम जब भी देखने लगेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा हमें टीवी, गर्दन पे भी जोर पड़ेगा, आंखें भी स्ट्रेस और स्ट्रेन में रहेंगी। इसलिए टीवी घर का इट शुड ऑलवेज बी एट द आई लेवल एंड यू मस्ट वॉच द टीवी इन द सिटिंग पोजीशन। आजकल हुआ क्या है, थका आ रहा आदमी जाता है घर में टीवी चलाना, जाके लेट के देखेगा टीवी। नोबडी वॉचेज इट व्हाइल इन सिटिंग पोजीशन and TV must be watched in the sitting position। and TV का डिस्टेंस क्या होना चाहिए देखने के लिए? नॉर्मली घर छोटे होने से बच्चे बिल्कुल पास बैठ के टीवी देखते हैं क्योंकि घर छोटा है, पर टीवी का डिस्टेंस, अब कमरा तो छोटा है, टीवी की स्क्रीन हमने बड़ी बड़ी कर ली, 56 इंच का, 72 इंच का, 80 इंच का, सब घरों में टीवी का रिवाज हो गया, बड़ा टीवी बड़ा है ना। पर टीवी का साइज हमारे रूम साइज है। टीवी को देखने का मैं आपको मोटा सा बता देता हूँ कि टीवी हमें टीवी के साइज से, मान लो 3 फुट का टीवी है तो वी मस्ट वॉच इट फ्रॉम ए डिस्टेंस व्हिच इज 6 द साइज ऑफ द टेलीविजन।
18 फुट के डिस्टेंस से हमें टीवी को देखना चाहिए और सिटिंग पोजीशन में देखना चाहिए, टीवी को हाई लेवल पर रखना चाहिए। दैट इज द राइट मेथड। जो सिलाई कढ़ाई करती हैं उनको भी बड़े ध्यान से सिलाई कढ़ाई करनी है। नीडल के साथ साथ हमारी आंख मूव करनी चाहिए। जैसे डाली नीडल ऐसे ऐसे नीडल के साथ साथ हमारी आंख जानी चाहिए। दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। क्या क्या चीजें हो सकती है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि हमें अपनी आंखें चेक करानी चाहिए या बच्चे की आंख चेक करानी चाहिए? बच्चा चलते चलते बार बार गिरता है, बच्चे की आंखें सीधी नहीं दिखाई देती, बच्चा पढ़ते हुए आंखों में त्योरियां डालता है या भ्रुकुटी उसकी तन जाती है, या बच्चा टीवी को बिल्कुल पास से देख सकता है, या पढ़ते पढ़ते उसका सिर दर्द होने लगता है, या उसके माँ बाप दोनों की आंखें कोई चश्मा रहा है या कोई और आंखों की तकलीफ रही है। ऐसे बच्चों को अपनी आंखों का एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। आंख के लिए अच्छी चीजें क्या है? आंख के लिए अच्छी चीजें नींद पूरी होनी चाहिए। 8 घंटे की नींद सबको लेनी चाहिए। मेडिटेशन सबको करना चाहिए, ध्यान सबको लगाना चाहिए। कीर्तन देखो जो हमारे यहाँ करते थे ना, ये सारे एक्यू पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। ताली बजाने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो आंख के दबते हैं और हमारी रोशनी बढ़ती है। इसलिए क्यों ना एक बार ताली बजाए जोर से। जो लोग डांस करते हैं उनको भी कभी चश्मे नहीं लगते क्योंकि पैर में भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। सो इसलिए ऑल दीज एक्टिविटीज दे आर गुड फॉर आईज। अब जैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा आंखों का नुकसान कब होता है? होली और दिवाली। हरियाणा में जो होली की प्रैक्टिस है कोलड़ा मारने की, पहले तो प्यार का कोलड़ा होता था चुन्नी मोड़ के, अब तो बदला लेने का कोलड़ा है। बीच में पत्थर भी हो सकता है, लोहे की रॉड भी हो सकती है, बट इट इज वेरी डेंजरस। हम प्यार प्यार में, खेल खेल में, त्योहार त्योहार में, the maximum emergencies I get is next day to Holi. So I always keep my hospital open next day to Holi because the maximum injuries you get and they require treatment in first 24 hours itself. So इसलिए कोलड़ा ना मारे तो अच्छा है। और जो और गंदी आदत आजकल नई पैदा हो रही है वो शराब पीने की, एंड स्पेशली कच्ची शराब। You see कुछ ट्रेजेडीज आप पढ़ते होंगे which is मिथाइल अल्कोहल, जिसे कच्ची शराब कहते हैं, उसको पीने से सीधा सीधा ब्लाइंड होता है। इसलिए शराब बिल्कुल नहीं पीनी और कच्ची शराब के तो बिल्कुल नजदीक भी नहीं जाना, और कच्ची शराब से लोगों को रोकना भी है क्योंकि कच्ची शराब इमीडिएट अंधता का कारण है, उसी समय आपको ब्लाइंड करती है। दिवाली पर पटाखे चलाएं जरूर, परंतु ठीक तरीके से। साड़ी पहन के नहीं चलानी और सिल्क की साड़ी पहन के तो बिल्कुल नहीं चलाना। सूट पहन के चलाने, चुन्नी बांध के चलाने, ये लड़कियां ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा। और भागने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। और बिल्कुल पटाखे के ऊपर बैठ के नहीं जलाएं। लंबी डंडी के साथ कोई मोमबत्ती जलाकर दूर से मुंह परे करके पटाखे को चलाएं। दैट इज द राइट टाइम। सो आई हैव शोन 2 काइंड्स ऑफ मेथड्स। वन इज द राइट मेथड। पहली बात तो पटाखे चलाएं क्यों? कई तरह का नुकसान है, अपने आप को नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है, परंतु चलाने मजबूरी ही है तो चलाएं तो ढंग से चलाएं। दिस इज व्हाट आई हैव शोन। और पटाखों के बारे में मैं तुम्हें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। एक कि हम फुलझड़ी अक्सर बच्चों को दे देते हैं। फुलझड़ी सबसे डेंजरस पटाखा है। फुलझड़ी का टेम्परेचर 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है और आग को यदि सबसे ज्यादा कोई जलाती है तो वो फुलझड़ी, उसके बाद अनार, उसके बाद हवाई, उसके बाद बम। और सबसे ज्यादा इंजरीज यूथ में होती हैं, सबसे ज्यादा इंजरीज बच्चों में होती हैं, फेस पे इंजरीज होती हैं, हाथ पे इंजरीज होती हैं। और बिल्कुल टोटल आई हैव सीन आईज गोइंग ब्लाइंड। बिल्कुल यंग बच्चे, डायनामिक बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे गोइंग ब्लाइंड जस्ट बिकॉज ऑफ a fun of 1 minute only. So try to avoid it, and if you are to use it with all the precautions. That is very important. और सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, पटाखे चलाने वाले से ज्यादा पटाखे जो साथ में देख रहे होते हैं उनको इंजरी ज्यादा होती है। ये भी स्टैटिस्टिक्स से मैं आपको सब ये चीजें बता रहा हूँ। इसलिए चलाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, पास भी खड़े होना भी है। और सबसे ज्यादा इंजरी मालूम है कब होती है? जब
जब एक पटाखा हम चलाते हैं वो फुस हो जाता है, चलता नहीं है, और हम सब उसे देखने भागते हैं कि क्यों नहीं चला, और उसी टाइम वो चल जाता है जैसे हम। सो ऐसा कभी कोई फुस हो जाए तो पैसे फुस होने तो कोई चिंता नहीं है, उसको दोबारा पंगा लेने जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें होली पर केमिकल कलर्स, पेंट्स, बैलून्स, शार्पेंड चीजें, कच्ची शराब, अफीम अफूम की किसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कोई डेंजरस क्रैकर्स नहीं, कोई धनुष कुमार जो दशहरे और दिवाली के बीच में बहुत मिलते हैं, कोई बच्चों को चलाने के लिए नहीं देने चाहिए। चलाएं तो माँ बाप अपने पास खड़े होकर चलवाएं। और दूसरा, आँख के लिए खाना क्या चाहिए? आँख के लिए सबसे अच्छी चीज़ है गाजर का जूस। गाजर पूरी खाएं तो सबसे अच्छी, नहीं तो गाजर का जूस, है ना। और इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत है, जितने भी फ्रूट्स अंदर से पीले हैं वो सब आँखों के लिए अच्छे होते हैं। कॉड लिवर ऑयल सबसे अच्छी चीज गिनी गई है, कलेजी सबसे अच्छी चीज गिनी गई है, अंडे में होता है, मीट में होता है, सब में होता है, बट जो वेजिटेरियन है उनके लिए गाजर और जितने भी फ्रूट्स अंदर से पीले हैं वो सब आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं। इन चीजों को खाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ योगा जो आपके लिए अच्छे हैं, जैसा मैंने दिखाया, सर्वांगासन, शीर्षासन, और सबसे अच्छी चीज है त्राटक। किसी भी तरह का त्राटक हो, चाहे बिंदु त्राटक हो, अग्नि त्राटक हो, कोई भी त्राटक करें आप, आंखों के लिए प्रूवन एक्सरसाइज। जिसकी भी आंखों में स्ट्रेन हो, सिर्फ एक बिंदु बना ले सामने अपनी दीवार पे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, अपनी आंख की लेवल पे, सुबह शाम 5 मिनट आप उसे देखो, यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन इन योर आई। सो इसलिए जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो भी अच्छी हैं। आंखों को ऐसे ऐसे दबाना, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जीभ निकाल के शेर की मुद्रा बनाना, वॉलंटियर हो, बनाओ शेर की मुद्रा, जोर से शेर दे दो, क्या बात है। शेर की मुद्रा बनाते रहना चाहिए, वो तभी बनेगी जब शेर जैसे काम करेंगे, है ना, जिंदा दिल काम करेंगे। और तुम सब जिंदा दिल काम कर रहे हो, इसलिए तुम सब बधाई के पात्र हो। और आंखों को अपना अंगूठा आगे रख के, गर्दन बिना घुमाए राइट, बिना घुमाए लेफ्ट, बिना घुमाए ऊपर नीचे, ये व्यायाम जरूर करना चाहिए। इट इज वेरी गुड फॉर आईज। नेक की भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। अल्टरनेटिवली सीइंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट, इट इज अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जो आजकल, क्योंकि सब लोग कंप्यूटर का, टीवी का, सबका यूजेज करते हैं, विच इज कॉल्ड पामिंग। पामिंग इज कि अपने दोनों पाम्स को एक दूसरे के ऊपर रखो, अपने एल्बोज को अपने सामने टेबल पर रखो, और आंखों के आगे इसको ऐसे रखो ताकि कोई रोशनी आंख में ना जाए, कोई रोशनी आंख में ना जाए। ऐसा करें आप, इट इज वेरी गुड। पामिंग इज ए रिलीविंग, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। सो यू कैन ऑलवेज डू पामिंग। जब भी तुम्हें बीच में समय मिले, यू कैन डू पामिंग। इट इज शोन हियर। दोनों बेटे अलग अलग नहीं, दोनों चश्मा उतार के, दोनों पाम एक दूसरे के ऊपर रख के, और फिर चंद्रमा को देखना। ऐसे नहीं कहते तेरे को चांदनी रात में घुमा के लाऊंगा, इसीलिए घुमा के लाते हैं कि रोशनी अच्छी होती है आंखों, है ना। और चांदनी रात में बाहर जाकर सोना, नक्षत्रों को निहारना, है ना, सब कुछ चीजें देखना, दे वर गुड एक्सरसाइजेस फॉर आई एंड यू शुड डू इट। और सूर्य को जल देना, यू सी, सूर्य को जल देना हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा विटामिन डी चाहिए होता है। ए के बाद अगर कुछ चाहिए, जो ये सफेद सफेद मैंने तुम्हें बताया था स्क्लेरा, इसके लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। इसलिए सूर्य को जल ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी करिए और ऐसे रोका, ऐसे ऊपर, पहले आप ऊपर देखें, है ना, और फिर उसके बाद जल आए। जो ये जल गिरेगा, इसमें से जो सूर्य की किरणें आपकी तरफ आएंगी, दे आर द बेस्ट फॉर योर आईज। इसलिए सूर्य को जल देना इज प्रोबेबली द बेस्ट एक्सरसाइज you can ever have for your eyes, so you must do it. अच्छा, स्टीम लेना is very good. अच्छा, पहले जो थे ना, नहाने का तरीका होता था कि पहले पाँव गीले करेंगे और फिर सिर पे लोटे से धीरे धीरे पानी डालते हैं। ये जो धीरे धीरे पानी डलता है, इट इज नाउ प्रूवन
कि ये हमारी आंखों के, ये ब्रह्मरंध्र के ऊपर जब पानी गिरता है तो ना केवल हमारी आंखों के लिए, हमारी पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए ये जो है ना कि आप फटाफट बाल्टी पलटी नहाए और चल रहे भाई कॉलेज में पहुंच गए, बट जो लोग बाल्टी और लोटे से नहाते थे, इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड यू शुड ट्राई इट आउट, बिलीव मी इट विल हेल्प यू। आई हैव ट्राइड ऑल दिस एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। आंखों के ऊपर मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, इसकी पट्टी लगाना नेचुरोपैथी वाले करते हैं, खीरा के लोग लगाते हैं, दे आर ऑल गुड थिंग्स। इसके बाद सर टाइम कितना है? खत्म। फिर किसी दिन आगे तुम लोगों से बातें करूंगा। बस मैं तुम्हें लास्ट की एक बात बताता हूँ। एक तो चश्मा जो लोग पहनते हैं, ये लोग चश्मे की केयर करना सीखें। चश्मे को दोनों हाथों से उतारना, दोनों से लगाना। आँख को टेस्ट हमेशा डॉक्टर से कराएं, किसी कंप्यूटर पे जाकर टेस्ट ना कराएं। तीसरी चीज़ जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो लोग गॉगल्स लगाते हैं, गॉगल्स सबको लगाने चाहिए। एशियन कंट्रीज में गॉगल्स सबको लगाने चाहिए। मैं कोई गॉगल्स कंपनी की कंपेनिंग नहीं करने आया, बट आई कैन अश्योर यू गॉगल्स सबको लगाने चाहिए। और जो लोग गर्मियों में केवल लगाते हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्दियों में और बारिश के मौसम में जब आसमान पर बादल छाए होते हैं, उन दिनों में सबसे ज़्यादा यूवी रेज एटमॉस्फेयर में होती हैं और वो यूवी रेज हमारे को नुकसान करती है। इसलिए गॉगल्स हम जब भी लें, यूवी एब्जॉर्बिंग, अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्बिंग गॉगल्स लें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गॉगल कैसा हो? जब आप गॉगल खरीदने जाएं, जब बैंक के स्टाइल मारा होता है ना, आदमी शीशे में देख रहा होता है, सिर्फ उस टाइम शीशे में इतना देखें कि इस गॉगल के थ्रू मेरी आंख तो नहीं दिखाई दे रही। यदि मेरी आंख नहीं दिखाई दे रही तो दैट इज अ राइट काइंड ऑफ गॉगल फॉर यू। दोज हु कैन नॉट अफोर्ड यूवी एब्जॉर्बिंग, जिनको यूवी एब्जॉर्बिंग खरीद नहीं सकते, क्योंकि यूवी एब्जॉर्बिंग जो होते हैं वो 5000 से कम शुरू होते हैं। जो यूवी एब्जॉर्बिंग नहीं खरीद सकते, वो स्टाइल के साथ साथ एक चीज का ध्यान दें कि इतना गहरा रंग उसका जरूर हो कि उसको डालकर आपकी आंखें आपको शीशे में ना दिखाई दे। ये एक रूटीन टेस्ट है व्हिच यू कैन डू व्हाइल यू गो टू बाय योर गॉगल्स। और गॉगल्स सबको लगाने चाहिए, पूरे 12 महीने लगाने चाहिए। और हिल स्टेशन पर जाएं तो सबसे ज्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि स्नो से 85% लाइट का रिफ्लेक्शन है और सबसे ज्यादा स्नो ब्लाइंडनेस होती है। इसलिए आप ये सब चीजों का ध्यान दें। और लास्ट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने ऑक्यूपेशंस में तो रिस्क होते ही है। कंप्यूटर यूजर्स की मैं बात करना चाहता था, बट समय बहुत कम है। बट क्योंकि आज आई डोनेशन की बात है, इसलिए मैं आपसे लास्ट स्लाइड जिसकी चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है आई बैंकिंग। आई बैंकिंग आजकल सब जगह सुविधाएं उपलब्ध है। आई बैंक का नंबर सबको रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जब भी कभी किसी के घर में मृत्यु हो और उसने अपनी आंखें दी हुई हैं, तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? हमारी ड्यूटी ये बनती है कि सबसे पहले तो उस कमरे के पंखे बंद कर दें, ठीक है। दूसरा, आंख को बंद कर दें, आंख के ऊपर बर्फ की पट्टी रख दें और आई बैंक को सूचना कर दें, और हो सके तो सिर के नीचे सराहना लगा दें। और जब आई बैंक की टीम आए तो उनके साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल आंख निकालनी होती है। और ये जो धारणाएं हैं कि यदि मैं आंख अपनी डोनेट करूंगा तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा। जब भी कोई डोनेट करे, आप सब में से भी जिन्होंने डोनेट की होंगी, रिक्वायर अनदर परमात्मा करे, ना ही जरूरत पड़े, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ तुम सब जिंदा रहो, जितने भी स्वयं सेवक हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितना जिए उतना अच्छा है। क्योंकि जितने अच्छे लोग इस दुनिया में फैले, उतनी अच्छाई इस दुनिया में फैलेगी। जिया केवल और केवल अपनी आंख से जाता है, हम कभी किसी दूसरे की आंख से जी नहीं सकते। इसलिए कभी भी अपनी आंखों की केयर से चूकना मत, अपनी आंखों का ध्यान देना, क्योंकि हमारी आंखें, देखो हमारे उसमें कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़ी मुश्किल से ये मानुष तन मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि का, जो देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। परंतु इस मानव देह में से भी सबसे यदि कोई आवश्यक चीज है तो वो हमारी आंखें हैं। उनकी देखभाल करना और उनकी देखभाल दूसरों को समझाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और यदि हम दूसरों के काम आएंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा भी हमारी मदद करेगा। और अंत में, सिंस यू आर ऑल वॉलंटियर्स,
सब लोगों को प्रणाम करते हुए केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो। आंखों का डॉक्टर हो ना, आंसुओं की बात करो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा। Very much, Dr. Rajesham, for inviting me here, for giving me a chance to interact with these wonderful students. Thank you, madam, for sparing your valuable time. Thank you all of you for being here, and thank you, students, for listening to so much.